सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर उतना प्रश्नों को बार बार रिवाइज किया जाए तो एग्ज़ाम निकालना जो है कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम जो है लाए हैं आपके लिए 3 से 4 पार्ट में लाऊंगा, ठीक है, पूरे टॉपिक्स को, ठीक है, जितने भी पूरे सुपर टॉपिक्स हैं आपके, सुपर टॉपिक्स, बेस्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनका हम लोग क्या करने वाले हैं, मेगा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, मेगा रिवीजन करने वाले हैं। चूंकि यह मात्र 3 दिन रह गया है तो ये हमारा क्या है, एग्जाम पे अंतिम प्रहार है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है सुपर टॉपिक्स का सुपर मेगा रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सुपर टॉपिक्स को मैंने चुना है और उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन्हीं को रखा हूं जिनके एग्जाम में आने के पूरी चांस है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके कार्य के संबंध में लगातार मार्गदर्शन करना। जो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी में से क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको क्या करना, लगातार मार्गदर्शन करना। देखिए, मुख्य सेविका के अंडर में कौन कौन सी होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं और सहायिका होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका क्या होती हैं, मुख्य सेविका के अंडर में होती हैं, ठीक है। प्रतिमाह यानी कि हर महीने 15 से 20 बार आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना मुख्य सेविका की जिम्मेदारियों में से है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा को अपनाना, ठीक है। तो ये क्या करना, मतलब कि जो स्वास्थ्य विभाग है और विकास खंड है, वहाँ सेक्टर है, वहाँ पे जो है संयुक्त बैठकों में भाग लेना और प्रगति स्तर को क्या करना, समीक्षा करना है, ठीक है, समीक्षा करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नहीं है। आंगनबाड़ी निरीक्षण के दौरान क्या कार्य है, ठीक है। अगर कोई मुख्य सेविका जो है आंगनबाड़ी का निरीक्षण करती है उस दौरान वो क्या क्या कार्य करेंगी। कार्य बहुत सारे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन उन्हीं पॉइंटों को रखा जा रहा है जो इंपॉर्टेंट हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना, ठीक है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं लाभार्थी हैं उनको, और जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनको अपनी सूची में क्या करना है, शामिल करना है, ताकि उन पे जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। कुपोषित बच्चों को सही उम्र का पता लगाना, जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी सही उम्र का पता लगाना। उनका वजन लेना, वृद्धि चार्ज में वजन अंकित करने में कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना, ठीक है। कितना वृद्धि किया है बच्चा, उसमें जो है इस मान को अंकित करना। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। खतरे की सीमा वाले बच्चों, माता और का पता लगाना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने के कार्यकर्ताओं में की मदद करना, ठीक है। जो भी क्या है, खतरे की सीमा पर हैं, कुपोषित बच्चे हैं, ये कुपोषित माताएं हैं, या कोई उनको जो है ऐसा रोग हो गया है जो खतरे की घंटी दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है अस्पताल भेजने का काम करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने का काम करना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता के अभिलेख की जाँच करना, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसके अभिलेखों की जाँच करना भी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है, तथा सही तरीके से अभिलेख के रखरखाव में कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना, और कैसे रखा जाता है, कैसे जो है उसको मैनेज किया जाता है, उसके लिए भी कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना किसकी जिम्मेदारी है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। समस्या सुलझाना, कोई भी समस्या आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तो आपको उस समस्या को क्या करना है, सुलझाने का काम करना है। अपने बड़े अधिकारियों से मिलकर अपने स्तर पर जो भी काम है उसको करके अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय पर से प्राप्त कराना है, ठीक है। जो भी आपके क्षेत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट दी गई है आपके कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, आपको उसको क्या करना, इकट्ठा करना और बाल विकास परियोजना अधिकारी को वहाँ तक पहुँचा देना आपकी जिम्मेदारी में से एक है, आपके कार्यों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है या कार्यकर्ता है उसका कार्य क्या है, ठीक है। पूरक आहार के बारे में बात कर लेते हैं। गर्भवती दूध पिलाने वाली माता जो 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पूरक आहार देना, ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या करना, बालकों और बालिका को पूरक आहार देना, ये जिम्मेदारी है, जिसमें देखिए दलिया वगैरह मिलता है, तेल, चने की दाल सब मिलता है, ठीक है। कुपोषित बच्चे को विशेष ध्यान रखना, जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखना।
कुपोषण ग्रसित बच्चों को CHC, PHC, FRU में रेफर करना। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको CHC में, PHC में, FRU में रेफर करना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या है, काम है। टीकाकरण में देख लेते हैं, जो भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं वो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के लिए पंजीकरण करना, ठीक है, उनका नाम लिखना, टीकाकरण का पंजीकरण करना, उन बच्चों का नाम लिखना, गर्भवती महिलाओं का नाम लिखना, ठीक है, और टीकाकरण के लिए पंजीकरण करना। स्कूल पूर्व शिक्षा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम है 3 से लेकर 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को स्कूल पूर्व शिक्षा की कक्षा लगाना, ठीक है। स्कूल से पहले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना, बालक बालिकाओं के लिए स्कूल पूर्व जो है क्या करना, कक्षा लगाना, उनको जो है पढ़ाना। बच्चों को खेल खेल में सिखाना, साफ सफाई, वातावरण, स्वच्छता संबंधी आदतें सिखाना जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ये एक काम है। वृद्धि निगरानी, ठीक है, वृद्धि में निगरानी पर ध्यान देना है। बच्चों की सही जन्म तिथि का संयोजन लिखना है आपको, ठीक है। सही जन्म तिथि और संयोजन लिखेंगे तो फिर अगले महीने जब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ जो है कितना वजन था, लंबाई के हिसाब से इसका वजन है कि नहीं है, कुपोषित है कि सुपोषित है कि जो है मतलब अधिक ही कुछ पोषित हो गया है, ठीक है। बच्चों की वृद्धि के विषय में माता पिता को सही जानकारी देकर सलाह देना, ठीक है। बच्चों की वृद्धि के विषय में माता पिता को सही जानकारी देकर उनको सलाह देना कि देखिए ऐसा करिए, ये खान पान रखिए बच्चों को, ठीक है, ये पूरा आहार दीजिए। कुपोषित बच्चों की जांच करना, ठीक है, ये वृद्धि निगरानी में आता है कि कुपोषित बच्चों की जांच करना, क्या इसमें समस्या आ रही है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं। आंगनबाड़ी के केंद्र की व्यवस्था देखिए बहुत सारा होता है, ठीक है। केंद्र की सभी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट समय समय पर अधिकारियों को भेजना, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम क्या है कि रिकॉर्ड को बनाना और रिपोर्ट को बनाना और समय समय पर अधिकारियों को भेजने का काम करना। इसमें जो है मुख्य सेविका सहायता करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो है इनका क्या काम है, मातृ शिशु का पोषण, टीकाकरण, आयरन, फोलिक एसिड और की गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी जांच, स्तनपान करने वाली माताओं को शिक्षा देना, ठीक है। देखिए ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को रखा हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या काम है कि मातृ शिशु पोषण का ध्यान रखना, टीकाकरण का ध्यान रखना, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जांच करना, स्तनपान करने वाली माताओं को शिक्षा देना कि आप जो है ये खान पान रखिए, ठीक है, नहीं तो ये समस्या आ सकती है। टीकाकरण कब होगा, समझाना इस बात को कि टीका लेना जरूरी है, ठीक है, जागरूक करना लोगों को, ये सब कुछ काम है, ठीक है, बहुत सारा काम है। लेकिन अब क्या बताया जाए, उस सबसे पैसा नहीं है। संक्रामक बीमारियों की सूचना देना, ठीक है, संक्रामक बीमारी जो भी फैल रही है गाँव क्षेत्र में आपके, उसको अपने अधिकारियों को सूचना देना, मुख्य सेविका को सूचना देना। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ANM, LHB महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहयोग देना। बीमार व कुपोषित बच्चों को समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था करना, ठीक है। बीमार और कुपोषित बच्चे हैं उस समय उनको जो है समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय पे ले जाने का काम करना, ठीक है। देखिए हर पॉइंट में आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि बीमार जो कुपोषित बच्चे हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके वो खतरे के घंटी के पास हैं, खतरे के पास हैं, तो उनको जो है आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भेजने का काम भी करना है आप ही को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेफरल सेवाएं पे आते हैं, ठीक है। रेफरल सेवा में क्या है, प्रसूति, उल्टी, दस्त से पीड़ित बच्चे, बुखार व अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को PHC, CHC या जिला अस्पताल पर भेजना, ठीक है। तो जो भी ऐसे समस्याओं से पीड़ित बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनको जो है PHC, CHC और जिला अस्पताल पर भेजने का काम करना है, ठीक है। ICDS के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना, इसका फुल फॉर्म है एकीकृत बाल विकास योजना। इसको जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना, यानी कि ऐसे लोगों को जो है मुख्य रूप से विकास पर ध्यान देना, ठीक है। खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जो है विशेष ध्यान देना। देखिए हम लोग रात भर जो है मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, नोट्स बनाना, क्वेश्चन तैयार करना, आंसर तैयार करना, हर चीज़। कृपया करके जो है आप लोग चैनल को क्या कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, विवाह चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। विवाह क्या है, विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक परंपरा है। विवाह क्या है,
समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक क्या है, सामाजिक परंपरा है। मुख्य उद्देश्य क्या है विवाह का, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की एवं स्त्री पुरुष संबंधों में अस्थायित्व लाना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, स्त्री पुरुष संबंधों को में अस्थायित्व लाना। ठीक है, देखिए जब तक विवाह स्थापित नहीं होगा तब तक जो है जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो सब कुछ बेकार है। इंडस्ट्री किसके लिए लगाएंगे, ठीक है, जितने भी ग्रंथ हैं, विज्ञान है, सब कुछ किसके लिए हो रहा है, सब कुछ इंसानों के लिए तो हो रहा है। तो अगर विवाह नहीं करेंगे तो परिवार नहीं बनेगा, आप संतान नहीं उत्पन्न होंगे। तो इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है और स्त्री पुरुष के संबंधों को स्थायित्व लाने के लिए, संबंधों को अस्थायित्व लाने के लिए विवाह जरूरी है। बोगार्डस साहब ने क्या कहा है इस बात, देखिए इसको देख लेते हैं विवाह के बारे में। बोगार्डस साहब ने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है। विवाह जो है स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यानी कि जब शादी हो जाती है तो स्त्री और पुरुष जो क्या कर लेते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यौन इच्छा की संतुष्टि है। ठीक है, जो यौन इच्छा है, देखिए हर धर्म का अलग अलग उद्देश्य रखा गया है, लेकिन एक जो मोटा मोटी आइडिया है, अभी पहले हम लोग विवाह पढ़ रहे हैं तो उसकी मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो विवाह का प्रमुख उद्देश्य में से क्या है, यौन इच्छा की संतुष्टि है। ठीक है, देखिए ये शरीर की डिमांड है। ठीक है, तो इसके लिए शादी किया जाता है। संतान की उत्पत्ति है, भाई शादी नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगा। मानसिक संतोष है। ठीक है, मानसिक संतोष मिलेगा उससे। मानसिक संतोष का मतलब ये होता है, देखिए कि जब आप परिवार बनाते हैं तो एक दूसरे से बड़ी बात है कि आप एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो कोई भी सुख दुख जो है आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी संपत्ति जो है आप एक दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, सबसे अधिक एक दूसरे पे विश्वास है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको मानसिक संतोष मिलता है। आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विवाह किया जाता है। विवाह के प्रमुख स्वरूप क्या क्या हैं। ठीक है, विवाह के प्रमुख स्वरूप क्या क्या हैं आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक विवाह यानी कि एक पति एक पत्नी। बहुविवाह, इसमें क्या होता है कि एक पति बहुत सारे पत्नियां, या कई पति एक पत्नियां। ठीक है, दोनों कंडीशन देखने को मिलते हैं समाज में। हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत ही शार्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक कृपया करके बने रहिए, एकदम बहुत ही शार्ट में और बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक होता है समूह विवाह। समूह विवाह में क्या होता है, इधर 10 लोगों का ग्रुप है, लड़कों का। ठीक है, इधर मान लीजिए 10 लड़के हैं और ये 10 लड़कियां हैं। ठीक है, 10 लड़कियां हैं, तो इनका एक समूह विवाह हो जाएगा। समूह विवाह इनका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये समूह विवाह हो जाएगा। और एक बात बता दूं कि ये जो है आपस में किसी से भी रिश्ता बना सकते हैं, एक समूह विवाह। ये खासतौर से कुछ जनजातियों में चर्चित है। अब देखिए हिंदू विवाह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, हिंदू विवाह के बारे में। के.एम. कपाड़िया साहब क्या कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्था है। हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्था है, ये के.एम. कपाड़िया साहब कहते हैं। पी.एच. प्रभु जी क्या कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है, इसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, पी.एच. प्रभु जी कहते हैं कि हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक कृत्य है, धार्मिक क्रिया है, इसके द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अब हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए बताया था ना कि एक विवाह का वहाँ पे मोटा मोटा आइडिया हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है अब धर्म वाइज जब विवाह पढ़ेंगे तो वहाँ पे उद्देश्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, धर्म का पालन करना, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ये माना जाता है कि जब पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, व्यक्तियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना। ठीक है, जब शादी करना जो है क्या करना है, व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करना है। सामाजिक कर्तव्य क्या है, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, एक समाज बनाना, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ठीक है, मानव और शरीर और मानसिक व्यक्तित्व का क्या करना, विकास करना। मानव की शरीर और मानसिक व्यक्तित्व का विकास करना। संतान की प्राप्ति, बिल्कुल शादी होगा तभी संतान प्राप्ति होगी। रति और काम सुख यानी कि सेक्सुअल इंजॉयमेंट को क्या करना, स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह के विभिन्न परंपरागत प्रकार। हिंदू विवाह के विभिन्न परंपरागत प्रकार में आते हैं। ठीक है, देखिए लगभग जो है 8 प्रकारों को दिया गया है हिंदू विवाह में। तो उसमें जो है एक
4 प्रकार क्या है, प्रशस्त और मान्य है, मतलब इनको सही माना गया है, अच्छा माना गया है। ब्रह्म विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वही एक से एक का विवाह पिताजी जो है ढूंढते हैं बच्चे के लिए, ठीक है, उसको जो है पिताजी जो है बच्चे के लिए वर ढूंढते हैं और शादी हो जाती है, ये ब्रह्म विवाह में आता है। दैव विवाह वही है कि पुरोहित को दान दिया जाता है अपने बच्ची को, तो पुरोहित शादी कर लेता है। आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सब विवाह क्या है, मान्य है, शुभ माने जाते हैं। अप्रशस्त विवाह अमान्य है। गंधर्व विवाह जो है, असुर विवाह क्या है, कन्या का मूल्य चुकाकर। असुर विवाह में क्या होता है, कन्या का मूल्य चुकाकर। राक्षस विवाह क्या होता है, कोई राजा किसी राजा पर अटैक किया, राजा को मार दिया, वहाँ की सभी रानियों को सेका कर लिया, शादी कर लिया, राक्षस विवाह में आता है। फिर पैशाच विवाह होता है, वही लव मैरिज वाला, ठीक है। तो ये सब जो है मान्य नहीं है। हिंदू विवाह के प्रमुख निषेध, ठीक है, हिंदू विवाह के प्रमुख निषेध क्या है, इसमें भी इसको भी रोका गया है हिंदू विवाह में, ठीक है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में क्या है, व्यक्ति अपने रक्त समूह के अंतर्गत आने वाले सदस्यों से शादी विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर करता है तो वो गलत है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अपने चाचा की लड़की से या अपने बहन से या अपने ही परिवार के रक्त संबंध में शादी करता है, तो ये हिंदू विवाह में क्या है, इसको रोका गया है। अनुलोम विवाह क्या है, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष जो है निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है, ठीक है। ये सही नहीं है, निषेध किया गया है, लेकिन अगर इसको करता है ऐसा तो उसको क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे, यानी कि उच्च वर्ण का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण कुल का है और वैश्य कुल की लड़की से शादी कर रहा है, ब्राह्मण कुल का लड़का, तो उसको क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम विवाह किसको कहेंगे, उल्टा, ठीक है। उच्च कुल की लड़की होगी, निम्न वर्ण का पुरुष होगा और उच्च कुल की क्या होगी, लड़की होगी, उसको उससे वो शादी होगा तो क्या होगा, वो प्रतिलोम विवाह में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह के विच्छेद के कारण, ठीक है। देखिए, जो हिंदू विवाह तलाक अधिनियम 1955 आया था, उसके अनुसार तलाक के क्या क्या कारण बन सकते हैं। जो हिंदू विवाह तलाक अधिनियम 1955 आया था, उसके अनुसार तलाक के क्या क्या कारण बन सकते हैं। यदि पति का व्यवहार पत्नी के प्रति अत्यंत हिंसक हो, यानी कि वो जान से कभी भी मार सकता है, या तो पागल हो गया है या एकदम जान का दुश्मन बन गया है, तो भी तलाक लिया जा सकता है। यदि पति पत्नी 4 वर्ष से लापता हो, यदि पत्नी भी 4 वर्ष से लापता हो, या पत्नी घर पे है, पति 4 वर्ष से लापता हो, तो भी जो है विवाह विच्छेद का कारण बन सकता है। यदि पति पत्नी में से कोई किसी और असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, ठीक है, यानी कि उस ऐसे लोगों से पीड़ित हो जो अब ठीक नहीं हो सकता है, पति हो या पत्नी हो, तो कोई एक दूसरे से तलाक ले सकता है, ठीक है, विवाह को तोड़ सकता है। यदि किसी एक पक्ष में संन्यास ले लिया हो, यदि किसी एक पक्ष ने संन्यास ले लिया हो, ठीक है, अब जो है हम संन्यास ले लिए हैं, तो भी जो है दूसरा पक्ष क्या कर सकता है, विवाह विच्छेद कर सकता है, विवाह तोड़ सकता है। तो ये सब जो है हिंदू विवाह क्या करने हैं, विच्छेद करने के, तोड़ने के क्या है, कारण बन सकते हैं लीगली, कानूनी रूप से, ठीक है। मुस्लिम विवाह को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। कुरान मुस्लिम विवाह का एक सामाजिक समझौता है। कुरान क्या है, कुरान के अनुसार मुस्लिम विवाह क्या है, एक सामाजिक समझौता है। कुरान के अनुसार क्या है कि मुस्लिम विवाह क्या है, एक सामाजिक समझौता है। मेहर क्या है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, एक प्रकार का दहेज है। मुस्लिम विवाह में यदि वर जो है, वर क्या करता है, वधू को, यानी कि लड़का पक्ष लड़की को मेहर का वचन देता है, यानी कि दहेज देता है, तो विवाह क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। मेहर 5 प्रकार के होते हैं, सॉरी, मेहर जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। मेहर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे 60 में लाए हैं आपके लिए, ताकि जो है आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो सके। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या है, समाज की अनुमति से पति पत्नी की पारस्परिक यौन संबंध स्थापित करना, ठीक है। मुस्लिम विवाह का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज और उसको क्या कर देती है, अगर शादी हो जाती है तो विवाह हो जाता है तो अनुमति दे देती है कि पति पत्नी क्या कर सकते हैं, आपस में पारस्परिक यौन संबंध बना सकते हैं और परिवार का निर्माण कर सकते हैं। परिवार का निर्माण वही बच्चों का जन्म देना, पालन पोषण करना, बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण की व्यवस्था में करना, जो है ये दूसरा उद्देश्य है मुस्लिम विवाह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम विवाह के प्रकार पे आते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार पे आते हैं। निकाह या शाहिद विवाह कहते हैं, अनियमित या फासिद विवाह कहते हैं, जबत या चबा विवाह कहते हैं, शून्य या बातिल विवाह कहते हैं, मुताल विवाह कहते हैं। 5 तरह के विवाह जो है मुस्लिम धर्म में होता है। तो देखिए, ऐसे ऑप्शन ना किया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है मुस्लिम विवाह नहीं है, तो आपको जो है वहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख पुस्तक हैं, उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है, ठीक है, और उनके लेखक के बारे में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ठीक है। चूंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड है तो इसको जानना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसको कौन लिखे हैं? वेस्टर मार्क साहब लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज को कौन लिखे हैं? वेस्टर मार्क साहब लिखे हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कौन लिखे हैं? के एम कपाड़िया साहब लिखे हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कौन लिखा है? के एम कपाड़िया साहब लिखे हैं। हिंदू किनशिप को कौन लिखा है? इरावती कर्वे जी लिखे हैं। हिंदू किनशिप को इरावती कर्वे जी लिखे हैं। और हिंदू सोसाइटी एट द क्लास रोड को कौन लिखा है? के एम पडिक्कर साहब लिखे हैं। हिंदू सोसाइटी एट द क्लास रोड को कौन लिखा है? के एम पडिक्कर साहब लिखे हैं। हिंदू संस्कार को कौन लिखा है? राजबली पांडे जी लिखे हैं। हिंदू संस्कार कौन लिखा है? राजबली पांडे जी लिखे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्या है, बुक्स हैं और उनके लेखक हैं, इनको आपको याद रखना है। परिवार पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी जो है बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग जल्दी जल्दी जो है हमारे साथ दीजिए और इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो परिवार पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, जो परिवार का थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हम लोग यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। परिवार पति पत्नी और उनके संतान से मिलकर बना है। पति पत्नी और उनके संतान से मिलकर बना है। परिवार समाज का क्या है? महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार समाज का क्या है? एक महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार से मिलकर समाज बना हुआ है। और परिभाषा देख लेते हैं परिवार का। देखिए आगबर्न साहब एवं निमकाप साहब क्या कहते हैं? परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक क्या है? एक कम या अधिक अस्थाई समिति है। अस्थाई क्यों है? परमानेंट समिति है, ठीक है। क्योंकि परिवार देखिए हर जो है हर जगह पाया जाता है। ये सार्वभौमिक भी है, ठीक है। किसी न किसी रूप में जो है फैमिली पाया जाता है हर समाज में, चाहे वो किसी भी देश का समाज हो। किंग्सले डेविस साहब क्या कहते हैं? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें सगोत्रता के संबंध होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं किंग्सले डेविस साहब? कि परिवार ऐसा व्यक्ति का समूह है जिसमें सगोत्रता का क्या होता है? संबंध होता है, और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे क्या होते हैं? संबंधी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैकवाइवर और पेज साहब क्या कहते हैं? ठीक है, मैकवाइवर और पेज साहब क्या कहते हैं? परिवार जो है पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। परिवार क्या है? यह यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। देखिए मैकवाइवर पे जो है यौन संबंधों को डिफाइन करते हैं परिवार में, और उनके लालन पालन की व्यवस्था को डिफाइन करते हैं। तो ये सब की पॉइंट है, आपको जो है खुद तैयार करना है इसको। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने इन स्टेटमेंटों को कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी याद हो सकते हैं। इसके अलावा याद कराने का कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवार की प्रमुख विशेषता पे आते हैं हम लोग, ठीक है। परिवार की प्रमुख विशेषता पे आते हैं। यौन संबंध, पति पत्नी का संबंध, रक्त संबंध, ठीक है। देखिए परिवार की विशेषता क्या होती है? यौन संबंध बनाना, बिल्कुल सही है। पति पत्नी का संबंध होता है आपस में, देखिए मानसिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से होता है, ठीक है, सब रूप से होता है आपस में संबंध। रक्त संबंध भी होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो माता पिता से रक्त संबंध रखते हैं। आर्थिक सुरक्षा होती है, ठीक है। देखिए आर्थिक सुरक्षा किस रूप में होती है? पत्नी जो है खाना बनाती है घर पे, पति जो है खाना कमाने जाता है बाहर, और क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये खाना तैयार करती हैं, घर की देखभाल करती है, और जो है वो पैसा कमा के आते हैं। तो ये क्या है? एक आर्थिक सुरक्षा है। निवास स्थान होता है, बिल्कुल। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान है मतलब कि जो भी जिस धर्म में वो पला बढ़ा है या जिस देश में पला बढ़ा है उस संस्कृति को लेकर चलता है, उस सभ्यता को लेकर चलता है वो परिवार। सार्वभौमिकता क्या है? परिवार एक सार्वभौमिक समिति है, अभी हम लोग जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि वह हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा होती है। देखिए यौन संबंध बनाना, बच्चों को पैदा करना, अगर जब तक आप शादी नहीं किए हैं, परिवार नहीं बनाए हैं, तब तक जो है सामाजिक सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। समाज जो है इसको वैधता नहीं देगी। भावनात्मक आधार है। पति पत्नी बच्चे जो है आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अस्थाई और अस्थाई प्रकृति दोनों है। सीमित आकार है, ठीक है। सीमित आकार मतलब कि माता पिता उनके बच्चों के अलावा जो है, या अगर संयुक्त परिवार है तो उनके रक्त संबंधियों के अलावा इसमें जो है और कोई एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए जो सीमित आकार है इसका।
परिवार के भेद पे आते हैं, ठीक है। परिवार के भेद कहिए या प्रकार कहिए, एक ही बात है। परिवार के भेद या प्रकार पे आते हैं सत्ता वंश या तथा निवास स्थान के आधार पे। सत्ता वंश तथा निवास स्थान के आधार पर क्या है? पितृमूलक परिवार। पितृमूलक परिवार में क्या होता है कि पिता जो है मुखिया होता है और उसके जो लड़का होगा वही क्या होगा, उसके घर का धन जन संपदा का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। हमारे देश में अधिकांश परिवार जो है पितृमूलक या पितृसत्तात्मक परिवार ही है, ठीक है। मातृमूलक परिवार क्या होता है? इसका उल्टा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वह जो है उत्तराधिकारी होती हैं और घर में जो मालिक होता है वह महिला ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है यह जो है कहाँ पाया जाता है? भारत के मालाबार और असम में पाया जाता है। भारत के मालाबार और असम पाया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि लड़कियां जो है शादी जब करती हैं तो लड़के जो है एज ए बहू बन के आते हैं घर में, लड़के अपने घर छोड़ के आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मालाबार और असम के क्षेत्र में। तो ये मातृमूलक परिवार में आता है। विवाह प्रणाली के आधार पर, ठीक है, विवाह का बंटवारा किसके आधार पर किया गया है? प्रणाली के आधार पर। एक विवाही परिवार मतलब क्या होता है कि एक स्त्री एक पुरुष से शादी करेगा, ठीक है। ये अधिक प्रचलन में है। ईसाइयों में और यहूदियों में जो है यह अतीत काल से ही इस विवाह का प्रकार चला आ रहा है, एक विवाह का परिवार। बहुपत्नी विवाह में क्या है? एक पति है, ठीक है, एक पति है और बहुत सारी पत्नियां हैं। बहुपति विवाह में क्या है? ठीक है, बहुपति विवाह में क्या है कि एक पत्नी है और बहुत सारे पति हैं। तो टोडा और खस जनजाति में जो है यह क्या है, फेमस है, बहुपति विवाह। संगठन के आधार पर जो है देख लेते हैं परिवार के बारे में, ठीक है। एकाकी परिवार, केवल पति पत्नी और बच्चे। एकाकी परिवार क्या है? केवल पति पत्नी और बच्चे होंगे एकाकी परिवार में, पति पत्नी और उनके बच्चे। देखिए ये वेस्टर्न कंट्री में एकदम फेमस है, यही है, ये है। जैसे शादी हुआ बच्चे को आप उसको घर वाले पति जो है उसको अलग कर देते हैं माँ बाप, ठीक है। अपना परिवार देखो, अपना अलग देखो। संयुक्त परिवार में क्या है? पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, बहू, पौत्र प्रपौत्र आदि, ठीक है। ये सब जो है संयुक्त परिवार में आते हैं। धर्म को देख लेते हैं थोड़ा हम लोग, धर्म को रिवाइज कर लेते हैं। इमाइल दुर्खिम के साहब के अनुसार पावन और अपावन जादू या आदम विज्ञान में विभाजित किया है, ठीक है। धर्म को इमाइल दुर्खिम साहब ने पावन और अपावन, पवित्र और अपवित्र, जादू और आदम विज्ञान में क्या किया है, इसको विभाजित किया है। एडवर्ड टायलर साहब ने इसके बारे में क्या कहा है? आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। क्या कहा है एडवर्ड टायलर साहब ने? कि जो है आध्यात्मिक सत्ताओं में, ठीक है, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं जो है दैविक एवं राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये सत्ता जो है दैविक भी हो सकती है और राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है, जिसमें आप विश्वास करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहें? धर्म को अफीम का दर्जा दिए हैं, ठीक है। धर्म को क्या कहें? अफीम के समान कहा है। देखिए ऐसे स्टेटमेंट आपको सामने आएंगे, आपको जो है मैच करना पड़ेगा किस जो है विद्वान ने इसको कहा है। मैक्स मुलर ने प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैक्स मुलर ने क्या किया है? प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में देख लेते हैं हाबिल साहब क्या कहते हैं, ठीक है। हाबिल साहब क्या कहते हैं धर्म के बारे में? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल है, ठीक है। क्या कहते हैं कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल हैं। मेलिनोस्की साहब क्या कहते हैं? धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। क्या कहते हैं? धर्म क्रिया की एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की बात करते हैं धर्म के बारे में। कौन? मेलिनोस्की साहब। और धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ क्या है? व्यक्तिगत अनुभव के भी बारे में बात करते हैं धर्म के बारे में मेलिनोस्की साहब। प्रियदर्शी जी क्या कहते हैं? धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना को समझता हूँ जिनके संबंध में विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं? मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। जॉनसन साहब क्या कहते हैं? धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों तत्वों, आत्मा से संबंधित विश्वासों, आचरण की एक क्या है? संगठित व्यवस्था
है। ठीक है, जॉनसन साहब क्या कहते हैं, धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, ठीक है, अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरण की क्या है, संगठित व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, धर्म के प्रमुख लक्षण पे आते हैं। ठीक है, धर्म क्या है, धर्म भी सार्वभौमिक है। हर समाज जो है किसी ना किसी रूप में किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, सार्वभौमिक है। अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करता है धर्म जो है, देखिए अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करता है, किसी न किसी रूप में जो है एक अदृश्य शक्ति है जिसको जो है हर धर्म में माना गया है। धर्म के प्रमुख कार्य क्या हैं, ठीक है, या प्रभाव, धर्म के प्रमुख कार्य या प्रभाव कह सकते हैं मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। ठीक है, देखिए हर धर्म के अपने एक पवित्र ग्रंथ हैं, उससे जो है वह धर्म अपने जो भी मानने वाले लोग हैं उनको क्या करता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रथाओं का संरक्षण, हर धर्म जो है उनमें खास परंपरा है, प्रथा है, उसको संरक्षित करते हैं। जीवन में सादगी, देखिए हर धर्म जो है जीवन में सत्य असत्य, ठीक है, भाग दौड़ की जिंदगी से छुटकारा, मन की शांति, ठीक है, सुख, इन सब बातों पे विश्वास करते हैं और जीवन को सादगी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। निराशा से दूर करता है। ठीक है, धर्म क्या करता है, निराशा से दूर करता है। अच्छा, धर्मों के कार्य क्या हैं, ये जो है भाग्यवादी होता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब भगवान पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं, तो आप भाग्यवादी हो जाते हैं कि जो भी गॉड देंगे, ईश्वर देंगे, भगवान देंगे, अल्लाह देंगे, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। अंधविश्वासी होते हैं, देखिए ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर धर्म में कुछ ना कुछ जो है अंधविश्वास फैला हुआ है, उससे हमें दूर ही रहना है, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जेस घुरिये ने लिखा है। किसने लिखा है, जेस घुरिये साहब ने लिखा है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। धर्मशास्त्र का इतिहास किसने लिखा है, पीवी कर्ण जी ने लिखा है। धर्मशास्त्र का इतिहास किसने लिखा है, पीवी कर्ण जी ने लिखा है। फोकवेज को किसने लिखा है, विलियम ग्राहम समनर ने लिखा है। किसने लिखा है, विलियम ग्राहम समनर ने लिखा है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। और जो है आज का हमारे लास्ट टॉपिक है। देखिए लगभग हम लोग 3 चैप्टर निपटा लिए इतने में ही। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया रख लिए। और ये देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो बहुत जल्दी याद हो जाता है या बहुत जल्दी वो है, ठीक है, हल्का आइडिया के साथ में जो है बेस्ट चीज़ों को रखने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की क्या है, ये राजभाषा है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी जो है भारत की क्या है, राजभाषा है। अच्छा, आधिकारिक भाषा की बात कर लेते हैं, जो हमारे संविधान में जिसको सम्मिलित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया है। अच्छा, जब संविधान बना था इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के आरंभ में ही शामिल किया गया था। 22 भाषा शुरू में नहीं थे। शुरू में कितने भाषा थे, 14 भाषा थे। तो एक एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के नियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए इसमें वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, कब, 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संशोधन में के अंतर्गत जो है इसको किससे अटैच कर दिया गया, जो 8वीं अनुसूची है इसको अटैच कर दिया गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अनुसार कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। पहले 1 को फिर 3 को, कोंकणी, मणिपुरी को और नेपाली को शामिल किया गया 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अनुसार। अच्छा, वर्ष ही है, वर्ष, ठीक है, वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2014 से प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में किसको शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जो भी 22 भाषाएं हैं हमारे अनुसूची में, ठीक है, उसमें क्या नहीं शामिल है, अंग्रेजी नहीं शामिल है, ध्यान रखना है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। किस सन में कौन सी भाषा आई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। किस सन में कौन सी भाषा आई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। किस संशोधन के तहत आई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए शुरू में 14 भाषा थे,
जोड़ जोड़ के जो है उसको 22 कर दिया गया। 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के अनुसार। 1992 में 71वें संशोधन के अनुसार कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। बस 2003 में 92वें संशोधन के अनुसार, ठीक है, जो कि 2004 में प्रभावी हुआ है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। जिस तरह से मैं रट रहा हूँ उस तरह से आपको रट लेना है, ठीक है, और बहुत जरूरी है। शास्त्रीय भाषा को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 भाषा जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। देखिए इसके शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसा मिला है, जो उन भाषाओं को मिला है जिनका प्रारंभ से ही इतिहास रहा है 1500 और 2000 वर्ष तक पुराना हो, ठीक है। और क्या है कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोग जो है पीढ़ियों का एक मूल्यवान विरासत मानते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि उनको जो है क्या बनाने का, शास्त्रीय भाषा बनाने का। तमिल को जो है सबसे पहले शामिल किया गया है। देखिए तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले शामिल किया गया 2004 में। संस्कृत को जो है 2005 में शामिल किया गया। कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया। तेलुगु 2008 में। मलयालम को 2013 में शामिल किया गया। उड़िया को जो है या ओडिसी को जो है, ठीक है, 2014 में शामिल किया गया, ठीक है। तो उड़िया जो है लास्ट में सबसे पहले आया, सबसे बाद में आया उड़िया, इसको ध्यान रखना 2014 में। और सबसे पहले जो है तमिल आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला और लास्ट में। संस्कृत कब आया, दूसरी बार आया 2005 में आया। सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी शास्त्रीय भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, यानी कि जो भी 22 भाषाएं हैं उसमें जो है ये सभी शास्त्रीय भाषाएं, चाहे तमिल हो, संस्कृत हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो, सभी शामिल हैं उसमें, ठीक है। अंग्रेजी जो है नहीं शामिल है उस 22 भाषा में, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न बन के आता है कौन भाषा शामिल है, उसमें अंग्रेजी ऑप्शन रहता है, तो अंग्रेजी नहीं शामिल है उस 22 भाषा में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। ये करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।